नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, रात के बज चुके हैं 9 और बिहार लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा टीआरई 4 की भर्ती परीक्षा के लिए हम तैयार हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करेंगे साथियों, और आज बहुत सारे नई चीजों को सीखने वाले हैं। आज जिस विषय की क्लास होने वाली है उसका नाम है गांधी युग। और आप जानते हैं कि भारत की किसी भी परीक्षा के अंदर में सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहां से आते हैं, तो वो इसी गांधी युग से आते हैं। मतलब महात्मा गांधी का वो काल जिसे 1919 से लेकर के 1947 तक के रूप में देखते हैं, वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो बिना देरी किए हुए इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना देरी किए हुए। दो तीन बड़ी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और उन बड़ी बातों के अंदर में जो सबसे पहली बात है वो बात है कि आज की क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है जिसके अंदर में आप बहुत कुछ सीखेंगे। यानी इस गांधीयन एरा के अंदर में 1919 से 1947 का टाइम पीरियड है, और आप जानते हैं कि परीक्षा के लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में करीब करीब 6 से 7 भाग आएंगे, या कम से कम 4 से 5 भाग आएंगे, जहां से हम प्रश्नों की बौछार करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि इस प्रश्न जो यहां पे पूछे जाएंगे और उसका जो डिस्कशन मैं आपको कराऊंगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और हां, क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका जोश बहुत हाई हो, तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार कमेंट कर दें कि यस सर मेरा सिलेक्शन इस बार होगा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप कमेंट करें कि यस सर मेरा सिलेक्शन इस बार होगा, और वहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे, वहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नाम बता देता हूं। जैसे जो पहला नाम है वो विभा कुमारी भारती हैं, तोहफा तस्लीम है, रुखसार बानो है, माहिरा कानून उनैन अंकित कुमार है, रुखसार बानो है। बहुत सारे लोग लाइव जुड़ चुके हैं, तो बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बहुत आराम से डिस्कशन के साथ चलेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक ऑफिसर्स एकेडमी पर पढ़ाते हैं, और यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा रिजल्ट हम देते हैं, और बिहार का ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं है जहां पर ऑफिसर एकेडमी के छात्र जो है शिक्षक के रूप में नहीं काम कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की और आप चाहते हैं ऑफलाइन बैच में पढ़ना, तो टीआरई 4 का ये हमारा अंतिम ऑफलाइन बैच है, क्योंकि परीक्षा की तिथि अब नजदीक आ रही है। आप ये बैच अभी नया शुरू हुआ है, एक हफ्ते की क्लास हो चुकी है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9341644295 पर। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है और बहुत आराम से देखेंगे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नांकित में से कौन नहीं था? पूछ रहा है कि कौन नहीं था। पहला है एफजी स्लाई, डीजे रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपसे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द चंपारण एग्रीकल्चर इंक्वायरी कमिटी? वाज इट एफजी स्लाई, वाज इट डीजे रीड, वाज इट अनुग्रह नारायण और महात्मा गांधी? तो आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं थे। तो मैं सबसे पहले ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग यहां पर थे। तो आप जानते हैं कि यहां पे 8 लोगों की कमेटी हुआ करती थी, कई पुस्तकों में 7 मिलेगा। अब बात कर लेते हैं चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की। तो आप भी जानते हैं कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की जांच की गई थी। इसका एक और नाम क्या है? तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। यही वाला एग्जाम में पूछा था और बच्चे कंफ्यूज कर गए थे। तो ये जो चंपारण कृषि जांच समिति है, इसको हम अंग्रेजी में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी कहते हैं। उसका प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग क्लास में नाम याद कर लें। सबसे पहला नाम जो है वो कौन सा है? तो एफजी स्लाई का है साथियों, जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। एग्जाम के अंदर में टीआरई 2 के अंदर में टीआरई 3 में सवाल आया कि चंपारण कमेटी का अध्यक्ष कौन था। तो आप जानिएगा कि ये जो व्यक्ति थे ये एफजी स्लाई इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। एग्जाम में एक और सवाल आया कि इसका सचिव कौन था? तो MEL टेन्नर हुआ करते थे। दूसरा आपसे पूछेगा कि कौन था, तो आप कहेंगे MEL टेन्नर हुआ करते थे। EL टेन्नर। मैं चाहता हूं कि ये सारे नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये सचिव हुआ करते थे। उसके अलावा जब महत्वपूर्ण सदस्यों की बात करेंगे तो सदस्यों के बारे में जब हम बातचीत करते हैं दोस्तों, तो सदस्य में जो पहला सदस्य हुआ करता था वो कौन थे? तो वो महात्मा गांधी हुआ करते थे, भारत के महात्मा गांधी थे। उसके अलावा हम बात करें तो एक और बड़े नेता थे जो राजा के नाम से जाने जाते थे, और उनका नाम था राजा हरिप्रसाद।
दूसरा जो नाम है साथियों वो नाम क्या है, तो वो नाम है राजा हरिप्रसाद, इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरा नाम जो है साथियों कई बार हरिप्रसाद के साथ जोड़कर लिख दिया जाता है, वो नाम है नारायण सिंह का। ये सारे नाम याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो नाम हो गई 3। चौथा महत्वपूर्ण नाम मैं यहां लिख देता हूं, चौथा महत्वपूर्ण नाम है डीजे रीड का साथियों, डीजे रीड का। एक और महत्वपूर्ण नाम है जो मैंने आपको बताया था कि अंबानी अडानी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, वो अडानी है जो भारत में है और गांधी के जमाने में अदामी हुआ करते थे, तो एलसी अदामी ध्यान रखेंगे दोस्तों। कौन नाम होता, एलसी अदामी हुआ करते थे, एलसी अदामी ये 5वें सदस्य थे। उसके अलावा छठे सदस्य की बात करेंगे तो रीड के अलावा रैना हुआ करते थे। बहुत जगह किताब में जी रैना मिलेगा और बहुत जगह जी रैनी मिलेगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये नाम कमेंट करें भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर में ये सवाल आएगा और जब आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये 6 नाम आपने देखे। इसके अलावा आपको याद होगा, इसके अलावा महात्मा गांधी इसके अंदर में एकमात्र भारतीय नहीं थे, 2 लोग भारतीय हुआ करते थे, राजा हरिप्रसाद, नारायण, 3 लोग और नारायण सिंह और उसके साथ साथ महात्मा गांधी। अब सवाल ये उठता है कि महात्मा गांधी ने यहां पर जब चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाई तो यहां से 3 बड़े सवाल बनेंगे जो आपके पेपर के अंदर में होंगे। पहला सवाल होगा कि इसका नतीजा क्या निकला, यानी इसका रिजल्ट क्या निकला। तो रिजल्ट में साथियों 3 बड़े रिजल्ट निकले। पहला जो है 3 कठिया प्रथा को क्या कर दिया गया, तो 3 कठिया प्रथा समाप्त हो गई। परीक्षा में पूछेगा कि 3 कठिया प्रथा क्या होती थी, तो 3/20वां हिस्सा यानी 20 कट्ठा के जमीन के 3 कट्ठा पर क्या करना पड़ता था, तो नील की खेती करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं कि नील की खेती में हुए शोषण के लिए एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। उस पुस्तक का नाम क्या था जरा बताइए, नील से ही संबंधित है। उस पुस्तक का नाम था नील दर्पण साथियों, नील दर्पण। जरा कमेंट करके बताइए कि इसको लिखा किसने था साथियों, तो इसको लिखा था दीन बंधु मित्रा ने। किसने लिखा था, तो दीन बंधु मित्रा ने लिखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट में, पहला 3 कठिया प्रथा, दूसरा क्या हुआ, तो आप भी जानते हैं कि जो अवैध वसूली जमीनों को मुक्त करने के नाम पर ली गई थी, उस अवैध वसूली का कितना प्रतिशत एग्जाम में पूछता है, जरा कमेंट करो। एग्जाम में पूछेगा कितना प्रतिशत वापस, तो 25% वापस किया गया था। सभी लोग कमेंट करें कमेंट बॉक्स के अंदर में, एवरीवन कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए कि अवैध वसूली का 25% हिस्सा जो है क्या किया गया, तो 25% हिस्सा वापस करने का बात किया गया था। मैं यहां पे 2-3 बड़ी बातें और करना चाहता हूं। जब चंपारण की बात होती है तो चंपारण बिहार का उत्तर प्रांत है और आपसे पूछेगा, एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में वो डेटा है, कहता है कि चंपारण में कितने लाख, सॉरी बिहार बोर्ड की किताब में है और पूछता है कि चंपारण में कितने लाख लोग जो है इससे परेशान थे। तो जरा बताना है कि चंपारण के अंदर में 19 लाख किसान, बिहार बोर्ड की जब आप किताब पढ़ेंगे बीएसएससीईआरटी की किताब, तो वहां ये आंकड़ा मिलेगा। सभी लोग कमेंट करें, 19 लाख किसान परेशान हुआ करते थे और 19 लाख किसानों की समस्या का समाधान उन्होंने कर दिया। अब एक सवाल और पूछता है यहां पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब महात्मा गांधी यहां पर पहुंचे थे तो वहां पर बिहार के बहुत सारे नेता भी पहुंचे थे। तो उन नेताओं का आपसे पूछता है कि कौन कौन बिहार स्पेशल के नेता हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग 5 नाम कमेंट करें। मैं चाहता हूं कि सभी लोग 5 नाम, इतनी तेजी से कमेंट आ रहा है, वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि सभी लोग 5 नाम कमेंट करें। बिहार स्पेशल पढ़ा दूं यहीं पे, जरा बताना। बिहार स्पेशल भी साथ लेके चलूं कि नहीं चलूं, क्योंकि अलग से बिहार स्पेशल में मजा नहीं आता है। आप जरा बताओ कि बिहार स्पेशल साथ लेके चलना है, यस नो में कमेंट करो, या बिहार स्पेशल लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर में। अब सुनो, अब जब आप कहोगे बिहार स्पेशल वाली बात, तो यहां पे बिहार के महत्वपूर्ण नेता का नाम आना चाहिए और कम से कम 5 नाम याद होना चाहिए। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन नहीं था, या पूछेगा कि चंपारण आंदोलन के दौरान किन नेताओं ने गांधी जी के इस संघर्ष में अपनी सहयोगिता दिखाई थी या अपनी भागीदारी दिखाई थी या भागीदारी नहीं दिखाई थी। मतलब वो जानना चाहता है कि वो कौन से बिहार के नेता थे, बिहार स्पेशल। तो मैं इम्तियाज अहमद के अंदर में, इम्तियाज अहमद के अंदर में टोटल 7 नाम दिए गए। कितने नाम है जरा कमेंट करो। इम्तियाज अहमद की किताब में सिर्फ 7 नाम दिए गए हैं और वहां इम्तियाज अहमद ने लिखा है अपनी किताब में कि चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी के संघर्ष के दिनों में बिहार के ये महत्वपूर्ण नेता थे जो गांधी जी के साथ थे। तो 7 नाम हुआ करते थे, ध्यान रखना। शुरुआत पहले नाम से करेंगे और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते चलें और याद करते चलें। इस 7 के अलावा कोई भी नाम आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है साथियों नरहरि पारेख, नरहरि पारेख यही नाम आया था टीआरई 2 के अंदर में, नरहरि पारेख, इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरा नाम जो महात्मा गांधी के अलावा था, तो महात्मा गांधी के अलावा बताना है, इसमें महात्मा गांधी को नहीं जोड़ना है। तो तीसरा नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद का। तीसरा नाम किसका था, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का। इनको ब्रजकिशोर प्रसाद भी आप कहते हैं और इनका नाम बाबू ब्रजकिशोर भी है, ध्यान रखेंगे। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तीसरा के बाद चौथा नाम जो आपको ध्यान रखना है वो है अनुग्रह नारायण का। किसका नाम है? अनुग्रह नारायण का। यही नाम आपको याद करना है। नाम तो बहुत सारा है, लेकिन आप सारा नाम याद करेंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। अनुग्रह नारायण सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, अनुग्रह नारायण सिंह का नाम याद रखना है। उसके अलावा गांधी के निजी सचिव जरा कमेंट करो कौन हुआ करते थे? तो महादेव देसाई हुआ करते थे, महादेव देसाई। उस महादेव देसाई का नाम याद रखना है। छठे नंबर पे अगर हम बात करें तो दो नाम और याद रख लो। एक बिहार के शिक्षक जिनके बारे में सवाल पूछा जाता है कि ये व्यक्ति का पेशा क्या था, तो शिक्षक हुआ करता था। मैं जानता हूं आप नाम जानते हैं जेबी कृपलानी का। तो जेबी कृपलानी एक महत्वपूर्ण नाम हुआ करता था जो मुजफ्फरपुर के अंदर में गांधी से मिले भी थे। जेबी कृपलानी, इस बात को ध्यान रखिएगा, पेशे से शिक्षक हुआ करते थे। एग्जाम में यह भी पूछा कि जेबी कृपलानी का पेशा क्या था, तो शिक्षक हुआ करता था। और अंत में बिहार का वो नाम जो काफी मशहूर और जिसने महात्मा गांधी के साथ लंदन में पढ़ाई की, वो व्यक्ति जो गांधी का सबसे बड़ा दोस्त रहा, जिसका नाम था मौलाना मजहर उल हक। क्या नाम था? मौलाना मजहर उल हक। ध्यान रखेंगे, मौलाना मजहर उल हक। तो मुझे बताओ कि क्या ये सातों नाम आपको याद रहेगा? ये 7 नाम थे जो बिहार के महत्वपूर्ण नाम हैं। और इन्होंने क्या किया साथियों? तो इन्होंने महात्मा गांधी की इसमें भूमिका निभाई। समस्या क्या था तो आप भी जानते हो। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? एग्जाम में बड़ा ही फंसा देता है। लिख दूं क्या? एक सवाल आएगा एग्जाम के अंदर में और पूछेगा एग्जाम के अंदर में कि गांधी का पहला, एग्जाम के अंदर में क्या सवाल पूछेगा दोस्तों? आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि गांधी का पहला यानी प्रथम जो है आपसे पूछेगा कि गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। गांधी का आपसे एग्जाम में पूछेगा, मैं ही पूछता हूं, गांधी का प्रथम सत्याग्रह 90% नहीं 99% लोग गलत उत्तर देते हैं। गांधी का सत्याग्रह कौन सा था? कौन सा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? जिसमें उन्होंने कौन सा मेथड का प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। जरा बताइए इसका उत्तर क्या होगा? मैं देखना चाहता हूं उत्तर आप सभी लोगों से। आप दांडी यात्रा की ओर दिमाग लेकर के जाइए। सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। चंपारण बिल्कुल सही, यस, करेक्ट आंसर इसका चंपारण होगा। चंपारण आंदोलन से संबंधित कई सारे प्रश्न हैं, मैं ऐसे कंफ्यूजिंग बताऊंगा। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर चंपारण होगा। एक और यहां पर एक और क्वेश्चन पूछता है। मैं वो क्वेश्चन भी बताता हूं जो बच्चे गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में होता क्या है कि यहां पर जब हम सविनय अवज्ञा का नाम देखते हैं तो हम लोग दांडी यात्रा टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था जहां पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस और नो जरा मुझे कमेंट बताओ। दूसरा एक और सवाल आता है कि भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय राजनीति में आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम, गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? इसका भी उत्तर चंपारण ही होगा। बहुत सारे लोग इसका उत्तर जो है क्या मानते हैं? असहयोग आंदोलन। आपको ये गलती नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा आपसे पूछेगा कि गांधी का पहला असहयोग आंदोलन कौन सा था? तो वो भी चंपारण हुआ करता था। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्या ये बात नई सीखने को मिली कि नहीं? ये मुझे बताओ कि नया सीखा कि नहीं। उसके अलावा एक और नई बात सिखाता हूं जो एग्जाम में आता है। यहां पे एक और क्वेश्चन जहां पे आपसे गलती होती है। मेरा काम आपको गलती बताना है। मेरा काम क्या है? आपको गलती बताना। एक जगह और गलती होती है। पूछता है कि गांधी का सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान, ये एग्जाम में गलती होता है, मैं गलती वाले सवाल यहां पे बता रहा हूं आपको। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? किस
किसान आंदोलन में, किस किसान आंदोलन में भाग लिया। आपसे पूछेगा कि गांधी जी ने किस किसान आंदोलन में, किस किसान आंदोलन में भाग लिया। तो आप इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे बताइए। इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला किसान आंदोलन कौन सा, चंपारण। एक और गलती होती है, कहिए तो बता दूं मैं आपको, कहिए तो बता दूं कि एक और गलती यहां पर एग्जाम में होती है, और वो एग्जाम क्या है कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से चलाया। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को, गांधी जी ने, अगला क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को, बढ़िया बढ़िया, मास्टर फेल कर जाएगा इसमें, बंधिया, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को, आपसे पूछेगा कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को क्या किया, तो बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का, बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से शुरू किया, मुक्त कराने का अभियान। तो गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का जो अभियान है वो कौन सा अभियान था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का भी जो उत्तर होगा ये भी चंपारण होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आईएएस की तैयारी करने वाले लोग भी, मैं सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि आईएएस की तैयारी करने वाले लोग भी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आईएएस की तैयारी करने वाले लोग भी जो है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आईएएस की तैयारी करने वाले लोग भी इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं, तो गलत देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। तो ये चारों का उत्तर आप दे पाएंगे। एक सवाल और पूछ लूं, एक और पूछ लूं, बोलो। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल कहो तो मैं पूछ लूं, यस नो कह दो तो मैं पूछ लूंगा। गांधी जी इसी टाइम पीरियड पर एक व्यक्ति था जिन्होंने एक श्रृंखला लिखी थी, दुखी आत्मा दुखी हृदय, छंदनाम लिखे थे। चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक छंदनाम लिखा गया था, दुखी आत्मा और दुखी हृदय। दुखी आत्मा। एक लड़का है, उसको ब्लॉक कर देना पड़ेगा क्या जी, बड़ी लंबा कॉपी पेस्ट कर रहा है। जो भी लोग बहुत इररिलेवेंट चीजें अगर कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं तो उनको आप बंद कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक एक और बताओ कि वो कौन व्यक्ति था जिसने उस छंदनाम को, वो कौन व्यक्ति था जिसने उस छंदनाम को क्या किया, तो उस छंदनाम को साथियों लिखा था। कोई बता सकते हैं, जरा बताइए, कोई बता सकते हैं, यस और नो। यस, वेरी गुड, उत्तर आ गया। मैं एक बात लिखना चाहता हूं, यहां पे लिख दूं कि नहीं लिखूं। एक छंदनाम है, एग्जाम में पूछेगा। मैं वैसे सवाल बताने आया हूं, वो पढ़ाने आया हूं जो आपको एग्जाम में गलत होता है। एक सवाल पूछेगा कि छंदनाम लिखा गया, कौन सा छंदनाम, तो दुखी आत्मा, क्लास में पढ़ाया है मैंने, और दुखी आत्मा और दुखी हृदय, दुखी आत्मा और दुखी हृदय, ये किसके लिए लिखा गया, तो ये चंपारण के किसानों के लिए लिखा गया। ये किसके लिए लिखा गया, तो ये चंपारण के किसानों के लिए। ये किसके लिए लिखा गया, तो याद रखना कि ये चंपारण के किसानों के लिए। अब एक और सवाल है किसानों के लिए, अब एक और सवाल है कि ये लिखा किसने। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये ऑफिसर एकेडमी है भैया, ये डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं हम। और ये किसने लिखा, तो पीर मोहम्मद मुनीस। सभी लोग कमेंट करें, मैंने पढ़ाया है आपको क्लास में, पीर मोहम्मद मुनीस, ध्यान रखेंगे, पीर मोहम्मद मुनीस, इस बात को ध्यान रखिएगा, पीर मोहम्मद मुनीस ने इसको लिखा था। और ये छंदनाम किसके दर्द को दिखाता है, तो चंपारण में किसानों की दुर्दशा को दिखाता है, क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? इज इट क्लियर? बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो मुझे बताओ कि नया सीखे कि नहीं सीखे, कितने लोग नया सीखे, बताओ, न्यू लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कितने लोग इसमें नई बातें सीखे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस लेवल का पढ़ाई आपको ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ही मिल सकता है। ये गलती होती है, ये गलती होती है, ये गलती होती है, ये गलती होती है और ये गलती होती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, हमारा नया बैच लॉन्च किया गया है, अभी एक सप्ताह पहले ये नया बैच शुरू हुआ है। आप विजय बैच का नाम देखकर बैच जरूर खरीदें।
विजय बैच का नाम देखकर कहां खरीदें? आप जानते हैं कि बिहार का ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं है जहां पे ऑफिसर्स एकेडमी के छात्र शिक्षक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपकी इच्छा है शिक्षक बनने की, अगर आपकी इच्छा है शिक्षक बनने की, तो ऑफिसर्स एकेडमी दिन रात आपके साथ खड़ा है। ठीक है, तो ये नया बैच लॉन्च कर दिया गया है 1 to 5 के लिए। सभी विषयों की लाइव क्लास चल रही है। लाइव छूट जाएगी तो रिकॉर्डेड चलेगी, और जो क्लास आपकी एक वीक की छूटी है उसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। इसके साथ 2 बैचेस फ्री मिल रहे हैं जहां पे आपको एमसीक्यू का डिस्कशन मिलेगा, और 6 to 12 एनसीईआरटी का नोट्स भी उपलब्ध है। साथ ही साथ 6 to 8 के भी न्यू बैचेस हैं, इनको भी आप जरूर परचेस करें। विजय बैच, हमारे ऐप का लिंक ऊपर में दिया हुआ है, वहां से आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। 9-10 का भी नया बैच है जिसमें 40 नंबर का जीएस तो पढ़ाया ही जाएगा थ्योरी क्लास, और 80 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का भी थ्योरी क्लास आपको मिलने वाला है, उसका भी थ्योरी क्लास आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पे संबोधित किया था? यहां भी आपको एक बात मैं सिखाऊंगा, और यहां भी मैं आपको एक बात सिखाऊंगा, और वो आप सीखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए, मैं यहां पे 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहला तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। लेकिन जब आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की जब आप बात करते हैं तो वैसी परिस्थिति के अंदर में वहां से कई सारे एग्जाम में सवाल उठते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उनके अलावा हम 2-3 बड़ी बातों को आज जानेंगे इस क्लास के अंदर में। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको डिस्कशन देता हूं। महात्मा के तौर पे संबोधित तो किया रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, लेकिन यहां पर ना अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। खैर, ये तो कब किया पहले ये बता देता हूं। तो ये चंपारण आंदोलन के बाद उपाधि दी थी। चंपारण के बाद की उपाधि है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चंपारण के बाद की उपाधि दी गई है। लेकिन मैं आपसे 2-3 बातें और करना चाहता हूं। महात्मा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहां से निकल के आता है कि जब महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917, मैं चाहता हूं ये डेट सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी कहां पहुंचे थे? तो राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुंचे थे साथियों। कहां पहुंचे थे? तो पटना पहुंचे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी लोग इस डेट को कमेंट कीजिए। अब सुनिए, मामला क्या हुआ था कि पटना के बाद आपको पता है कि ये मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर में इनको रोकने का प्रयास हुआ, गांधी नहीं रुके। वहां से फिर ये मोतिहारी पहुंचे थे, और जब ये मोतिहारी पहुंचे यानी जब चंपारण पहुंचे तो चंपारण में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, राजकुमार शुक्ल जो है आपको याद होगा, राजकुमार शुक्ल। जब ये गांधी जी 10 अप्रैल को पहुंचे थे, तो गांधी जी जब यहां 10 अप्रैल को पहुंचे थे तो यहां पर एक बड़ी बात हुई थी। बड़ी बात क्या हुई थी कि महात्मा गांधी जब 10 अप्रैल को यहां पे पहुंचे थे तो गांधी जी ने इससे पहले राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी आपको मैंने पेड क्लास में पढ़ाया है ना वो चिट्ठी? बोलो, यहां भी पढ़ा दूं क्या? वो चिट्ठी क्या था, याद दिला दूं? वो चिट्ठी क्या था, याद दिला दूं आपको याद होगा कि मैंने एक चिट्ठी आपको क्लास में पेड बैच के अंदर में पढ़ाई थी, और मैंने कहा था कि ये चिट्ठी जो है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है। मैं आपको वो चिट्ठी पढ़ाता हूं। देखिए, ये चिट्ठी जो है 27 फरवरी को ये चिट्ठी बेतिया से लिखी गई है। 27 फरवरी को ये चिट्ठी कहां से लिखी गई है? 1917 को बेतिया से लिखा है, और महात्मा गांधी को ये राजकुमार शुक्ल ने चिट्ठी लिखी है। महात्मा गांधी ने को क्या लिखा है राजकुमार शुक्ल ने? मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी को इन्होंने क्या लिखा है, आप ध्यान दे सकते हैं। महात्मा गांधी को लिखा है कि किस्सा सुनते हो रोज औरों की, आज मेरी भी दास्तां सुनो। इन्होंने कहा कि किस्सा सुनते हो औरों की, आज मेरी भी दास्तां सुनो। और आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष कर कार्य के रूप में परिणित कर दिखलाया जिसे टॉलस्टॉय जैसे महात्मा केवल विचार करते थे। इसी आशा और विश्वास के वशीभूत होकर हम आपके निकट अपनी राम कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। ये कौन लिख रहा है? ये राजकुमार शुक्ल लिख रहे हैं। ये कौन लिख रहा है? राजकुमार शुक्ल लिख रहे हैं। और राजकुमार शुक्ल क्या कहते हैं कि हमारी दुख भरी कथा दक्षिण अफ्रीका के उस अत्याचार से जो आपके अनुयायी वीर सत्याग्रही बहनों और भावियों के साथ हुआ उससे कहीं अधिक है। मतलब महात्मा गांधी, आपने जो 21 साल दक्षिण अफ्रीका के अंदर में बिताए और वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान कराया, उस दक्षिण अफ्रीका से बड़ी समस्या हमारे चंपारण के लोगों को है। अब क्या है जरा देखिएगा, वो क्या है जरा देखिएगा। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं, सॉरी राजकुमार शुक्ल क्या कह रहे हैं? देखिए यहां पे शुक्ल ने लिखा है, ये कह रहे हैं कि हम अपना वह दुख जो हमारी 19 लाख आत्मा
यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कितने लोगों को समस्याएं हुई, तो 19 लाख किसानों की यह समस्या हुआ करती थी। पर हृदय पर जो बीत रहा है उसको सुनाकर आपके कोमल हृदय को दुखित करना उचित नहीं समझते। बस केवल इतनी प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह विश्वास हो जाएगा कि भारतवर्ष के एक कोने में यहां की प्रजा, जिसको ब्रिटिश छत्र की सुशीतल छाया में रहने का अभिमान है, किस प्रकार से कष्ट सहकर पशु की तरह जीवन जीने को व्यतीत कर रही है। अब ये चिट्ठी गांधी जी को लिखी गई थी। ये वाला लाइन सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी पढ़ने वाला हूं। ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। यहां लिखते हैं कि हम और अधिक न लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन और फिर वहां से लौटते समय कानपुर में आपने की थी, कानपुर रेलवे स्टेशन पर की थी। अर्थात मैं मार्च अप्रैल महीने में चंपारण आऊंगा। गांधी जी ने वादा किया था कि मैं मार्च अप्रैल में चंपारण आऊंगा। बस अब समय आ गया है श्रीमान, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। चंपारण की 19 लाख दुखी प्रजा श्रीमान के चरण कमल के लिए टकटकी लगाए बैठी है और उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई, उसी प्रकार महात्मा गांधी के चंपारण में पैर रखते ही हम 19 लाख प्रजाओं का उद्धार हो जाएगा। श्रीमान का दर्शनाभिलाषी राजकुमार शुक्ल। मतलब राजकुमार शुक्ल ने यह चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को, तब जाकर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। और यह चिट्ठी पटना जंक्शन पर जब आप उतरेंगे तो पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है। आप जाकर इस चिट्ठी को देख सकते हैं और वहां डेट भी लगा होगा। कई तारीख को गांधी जी पटना जंक्शन पहुंचे थे? 10 अप्रैल। टीआरई 2 का क्वेश्चन है ये, 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सबको? अब ये चिट्ठी हटाता हूं। अब ये चिट्ठी क्या करता हूं मैं? हटाता हूं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये चिट्ठी हम क्या करेंगे, तो ये चिट्ठी हटाएंगे। ठीक है, ये चिट्ठी को लगा दूं कहीं क्या? यहां लगा देता हूं, बच्चों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब 3-4 बड़ी बातें यहां पर हम बताना चाहते हैं। एक और एग्जाम के अंदर में जब बिहार स्पेशल की आप किताब पढ़ेंगे, तो बिहार स्पेशल की जब किताब पढ़ेंगे तो वहां एक फैक्ट आता है और मैं आपको जानूंगा यहां पर विवाद है। वो बिहार स्पेशल की किताब क्या कहती है? बिहार स्पेशल की किताब कहती है साहब कि जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल साइकिल उठाकर पूरा मोतिहारी रौंद दिए और वो जाकर लोगों से कह रहे थे कि चलो चलो। वो क्या कह रहे थे कि चलो एक ऐसे महात्मा आए हैं, चलो एक ऐसे महात्मा आए हैं, चलो एक ऐसे महात्मा आए हैं, महात्मा आए हैं, महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से चंपारण की समस्त समस्याओं का, जिनके दर्शन मात्र से चंपारण की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्त समस्याओं का, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, का समाधान हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, यहीं पर इतिहासकार विवाद करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने तो यहां कहा ना कि एक ऐसे महात्मा आए हैं, तो महात्मा कहकर संबोधित किसने किया? तो संबोधित किया राजकुमार शुक्ल ने, लेकिन अब उपाधि किसने दी? तो उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या यह बात सबको समझ में आई? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अब एक और स्टेटमेंट लिख दूं जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक स्टेटमेंट लिखूं जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बताओ जल्दी। एक गारंटी के साथ बोलता हूं कि किसी ने आज तक नहीं पढ़ाया होगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट महात्मा गांधी का नहीं, अब किसका है वो आपको बताना है। लिखूं वो स्टेटमेंट? बताओ, लिखूं? गारंटी के साथ दावा ठोक के कहता हूं, गूगल पे खोजोगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो स्टेटमेंट है कि कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है। स्टेटमेंट है, बताना ये किसका है। एक स्टेटमेंट है कि कोई सरकार, कोई सरकार सेवा का, कोई सरकार सेवा का तब तक उपकरण है, या कोई सरकार सेवा का तब तक उपकरण है, का तब तक उपकरण है, उपकरण है, उपकरण है जब तक, जब तक
कब तक, देखो क्या है स्टेटमेंट, कि कोई सरकार सेवा का तब तक उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। सहमति पर आधारित है। लेकिन रुको, स्टेटमेंट यहीं पर खत्म नहीं होता है। यह स्टेटमेंट है कि कोई सरकार सेवा का तब तक उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है, जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है, जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है, तब वह दमन का औजार बन जाती है। तब वह दमन का औजार बन जाती है। तब वह दमन का औजार बन जाती है। पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है, जो 2005-6 में चलती थी, वहां से मिलेगा ये। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त होगा, तब इसलिए जब जनता में उस आतंक का भय समाप्त होगा, इसलिए आतंक का भय एग्जाम में पूछ सकता है, भय समाप्त होगा। ओल्ड एनसीईआरटी में जिसने भी पढ़ा होगा उस होगा समाप्त हो। इसलिए जब जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, इसलिए जब वह जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का हो, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्र का हो। कितने लोगों ने यह पढ़ा है, जरा बताना कमेंट करके, यस नो। पढ़ा है तो यस लिखो, नहीं पढ़ा है तो नो लिखो। समाप्त, चाहे वह अस्त्र, तब वह दमन भी अस्त्र शस्त्र का हो, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि ये किसका स्टेटमेंट है, ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, और ये स्टेटमेंट किसी और का नहीं बल्कि महात्मा गांधी का है। और किस विषय पर दिया गया है, तो चंपारण में दिया गया है। क्योंकि गांधी जी कहे कि ज्यादा जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करोगे तो तुम जितना ज्यादा दबाओगे, उतना ज्यादा, जब तुम जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करोगे, तब वह दमन का औजार बन जाएगा। और याद रखना कि जनता में तुम्हारे उस दमन का, उस आतंक का भय समाप्त हो जाएगा। तुम चाहे कानून का डर दिखाओ, चाहे तुम अपने गोली बंदूक का डर दिखाओ, वो समाप्त हो जाएगा और जनता मजबूत हो जाएगी। यह कथन किसका है, तो यह महात्मा गांधी का कथन है। खैर, तो ये पूरी बात मैंने आपको गांधी जी से संबंधित बताई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे बताने को तो यहां पे बहुत सारा, एक सवाल पूछूं, बताओगे? एक सवाल पूछूं, गांधीयन इनोवेशन एक वर्ड है, गांधीयन इनोवेशन, पता नहीं, मैंने पेड बैच में तो पढ़ाया है, गांधी जी का नवाचार। गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या होता है, बस इतना ही बता दो। एग्जाम का सवाल भी है, गांधी जी का नवाचार, जिसे हम गांधीयन इनोवेशन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गांधीयन इनोवेशन कहते हैं। जरा मुझे बताओ तो कि गांधीयन इनोवेशन, या हिंदी में उसको, ऐसे एग्जाम में तो गांधीयन इनोवेशन पूछता है, गांधी जी का नवाचार बोलता है, नवाचार, इसका तात्पर्य क्या है? एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, चेक कर लेना घटना चक्र जाके। गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रोडक्शन। तो कम निवेश में क्या, अधिक उत्पादन। इसका मतलब क्या होता है? कम निवेश में अधिक उत्पादन, कम निवेश में अधिक उत्पादन। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है, मैं पूछना कुछ और चाहता हूं। पूछूं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। पूछूं एक और सवाल कि ये गांधीयन इनोवेशन जो शब्दावली है, ये जो गांधीयन इनोवेशन जो ये शब्दावली है, ये किसने दिया है? ये भी एग्जाम का सवाल है। गांधीयन इनोवेशन जो शब्दावली है, अगर आपने राजीव अहिर के स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आप बता दोगे ये किसका है। तो प्रोफेसर सी के प्रहलाद का है। किसका है? प्रोफेसर
सी के प्रहलाद का है। यस, बिल्कुल सही अभी पांडे जी, अभी पांडे जी बिल्कुल सही। ये प्रोफेसर सी के प्रहलाद का स्टेटमेंट है, सी के प्रहलाद का ये कथन है। इसके साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे, इसके साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे और उनका नाम क्या था? तो उनका आर ए मार्सलेकर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आर ए मासेलकर हुआ करता था। आर ए मासेलकर, हिंदी में लिख देता हूं मासेलकर, आर ए मासेलकर। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया? बहुत ही इजी सवाल मैं पूछ रहा हूं कि वो कौन सा अधिवेशन है, वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया। आपको बताना है कि वो कौन सा अधिवेशन है जहां पर महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया। महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। कौन सा अधिवेशन है जहां पहली बार भाग लिया? तो आपको मैंने पढ़ाया है, क्या वो कलकत्ता 1901 है, लखनऊ 1916 है, नागपुर 1920 है या सूरत जो है 1907 है? क्या आंसर होगा बहुत सारे लोगों का? साउंड तो प्रॉपर है यार, साउंड में तो कोई समस्या नहीं दिख रही मुझे। आपको दिख रही क्या कोई समस्या साउंड के अंदर में? एनी प्रॉब्लम इन साउंड? क्या कोई प्रॉब्लम है साउंड के बारे में? क्या कोई प्रॉब्लम है साउंड के बारे में? अगर साउंड के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। एनी प्रॉब्लम इन साउंड? ठीक। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी आपको पता है कि 1893 के अंदर में कहां गए? दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए। जब महात्मा दक्षिण अफ्रीका गए महात्मा गांधी, तो दक्षिण अफ्रीका जाने वाले ये पहले वकील बने। 1893 के अंदर में किसका मुकदमा लड़ने गए? जरा कमेंट करना। तो एग्जाम में पूछता है कि किसका मुकदमा, तो आप कहना दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। जब ये मुकदमा लड़ने गए तो आपको पता है कि वहां मुकदमा जीत भी गए थे और जीतने के बाद मुकदमा जो है वहां पर गांधी जो है रंग भेद की नीति के शिकार हो गए। गांधी किस चीज के शिकार हो गए? तो रंग भेद की, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की नीति के शिकार हो गए। और जब महात्मा गांधी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की नीति के शिकार हुए तो उन्होंने ये तय कर लिया कि हम वहां रहकर इस समस्या का समाधान करेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि गांधी ने कहां से कहां तक यात्रा की? तो आपको पता है कि गांधी जो है डरबन रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे और डरबन रेलवे स्टेशन से चढ़कर कहां जा रहे थे? तो गांधी सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। कहां जा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। लेकिन अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ने, टिकट चेक करने वाले मजिस्ट्रेट ने महात्मा गांधी को बीच में उतार दिया और वो सेंट मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन हुआ करता था। एक्चुअली यहां पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया सेंट मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर और यहां पर टिकट चेक करने वाले मजिस्ट्रेट ने कहा और महात्मा गांधी से पूछा कि आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू? तो महात्मा गांधी ने कहा कि आई एम अ बैरिस्टर, मैं बैरिस्टर हूं, मैं वकील हूं। तो उसने कहा है बैरिस्टर, यू आर लुकिंग लाइक अ कूली मैन, यू आर अ कूली बैरिस्टर। इसीलिए एग्जाम में सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी को कूली बैरिस्टर की उपाधि किसने दी? तो यहीं पर अंग्रेजी मैजिस्ट्रेट ने कूली बैरिस्टर की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, यहीं पर अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ने क्या किया था? तो महात्मा गांधी को कूली बैरिस्टर की उपाधि दी थी। मुझे बताओ कि महात्मा गांधी की कितनी उपाधियां मैंने क्लास में पढ़ाई हैं? सबसे पहले महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। बापू की उपाधि महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी, चलो गिनना शुरू करो। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी का उपाधि, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि या बापू कहकर किसने पुकारा? तो सीएफ एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने। मलंग बाबा कहा कबाइलियों ने, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा गया। जबकि वन मैन बाउंड्री होर्स महात्मा गांधी को कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने। और कब कहा? तो महात्मा गांधी को जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया उस टाइम पीरियड पर कहा। भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कहा गया। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा था। महात्मा गांधी को सेवाग्राम का संत कहा गया आश्रम के अतिथियों के द्वारा। महात्मा गांधी को भंगी शिरोमणि कहा गया दक्षिण अफ्रीका में मित्रों के द्वारा। महात्मा गांधी को कर्मवीर की उपाधि दी गई दक्षिण अफ्रीका में मित्रों के द्वारा। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। महात्मा गांधी और जिन्ना को दो महात्मा कहा गया सरोजनी नायडू के द्वारा। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा गया विंस्टन चर्चिल के द्वारा। महात्मा गांधी को कूली बैरिस्टर कहा गया अंग्रेजी मजिस्ट्रेट के द्वारा। महात्मा गांधी को भारत का आजाद शत्रु कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना अगर आप याद कर लेंगे, इससे बाहर भारत के किसी एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा दावा है।
और ये ऑफिसर एकेडमी का मोहर है, आप पर लगा लीजिए, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम द ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा कलेजा निकाल के पढ़ाते हैं। आपके कलमों में जो ये इंक दौड़ रहा है वो आपके लिए इंक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए आपके कलम में हमारे जैसे शिक्षकों का, ऑफिसर एकेडमी के शिक्षकों का खून और पसीना आपके इंक के रूप में लह रहा है और उसी से आप कलम घिस रहे हैं। और मुझे भरोसा है किसी कलम की बदौलत आप नौकरी लेंगे। यस और नो जरा कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि यस सर मेरा सिलेक्शन होगा, यस सर मेरा सिलेक्शन होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाइए कि यस सर मेरा सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है मेरा सिलेक्शन। कमेंट कीजिए, रोक लेगा सिलेक्शन, उखाड़ देंगे किला यहां से। चलिए देखिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर पहले तो समझिए 1901 हो जाएगा, जहां पे हमने बात की, जहां पे हमने बात की 1901 इसका अधिवेशन हो जाएगा। एग्जाम के अंदर में पूछेगा कि 1901 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे दिनसा एडुल्वी वाचा ने। किसने किया? दिनसा एडुल्वी वाचा ने किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिनसा, मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर में ना 30-30 क्वेश्चन बताता हूं। मैं आपको एक प्रश्न कराने नहीं आता हूं, मैं एक क्वेश्चन में तो एक टॉपिक पढ़ा देता हूं पूरा। और कोई भी बता दे कि शशि सर कोई पेड बैच में ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर करते हो, ऑफलाइन में थोड़ा हमेशा से ज्यादा होता है, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे सामने होते हैं तो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है वहां पे। लेकिन कोई ये नहीं कर सकता है कि शशि सर यूट्यूब पर आकर बेईमानी करते हैं, ये हमारे मन में नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से पढ़ाने आते हैं और यहां पढ़ा कर जाते हैं। यस और नो, यस और नो बताइए मुझे एक बार। दिनसा एडुल्वी वाचा ने इस अधिवेशन, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो कितनी बार कुल भारत आते हैं। तो आप भी जानते हैं कि गांधी जी जो है, गांधी जी 1893 के अंदर में जाते हैं और 1915 में भारत आते हैं। गांधी ने अपने जवानी के 2 दशक से ज्यादा यानी 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गुजार दिए। इस 21 वर्ष के दौरान गांधी 3 बार भारत आते हैं। पहली बार 1897 के अंदर में आते हैं, जब वो अपने पत्नी और बच्चों को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। आपको याद है ना, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? गांधी जी की ना पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उनकी शादी जो, गांधी जी 13 साल के थे और इनकी पत्नी जो है मात्र और मात्र कितने साल की थी? तो 9 साल की थी गांधी की पत्नी कस्तूरबा, और गांधी की शादी हो गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी के बारे में अगर बात करते हैं तो गांधी के 4 बेटे थे। कौन कौन थे भाई गांधी के 4 बेटे, जरा बताना। तो सबसे बड़ा बेटा कौन? तो आप भी पता है कि गांधी के 4 बेटे, हरिलाल पहला बेटा, दूसरा बेटा मनीलाल, आपको याद होगा गांधी के दूसरे बेटे मनीलाल, तीसरा रामदास, तीसरा क्या नाम था? रामदास, और चौथा देवदास। चौथा क्या था गांधी जी के बेटे के नाम? देवदास। अच्छा, एग्जाम में एक और सवाल पूछता है कि गांधी का दत्तक पुत्र या गांधी ने 5वां पुत्र या गांधी जी का गोद लिया हुआ पुत्र जमुना लाल बजाज। सभी लोग कमेंट कीजिए, जमुना लाल बजाज। एक एक आदमी कमेंट करेगा जमुना लाल बजाज, सभी लोग कमेंट करेंगे जमुना लाल बजाज। मैं चाहता हूं सभी लोग कमेंट करें। एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी का गोद लिया गया बेटा या 5वां पुत्र किसको कहते हैं? तो जमुना लाल बजाज को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हुआ करते थे गांधी जी के पत्नी का नाम आपको भी पता है कस्तूरबा गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, काबा गांधी के नाम से जाने जाते थे। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। मां का नाम पुतलीबाई हुआ करता था। इनके पिताजी अंग्रेजों के यहां नौकरी करते थे। पोरबंदर और वंकानेर के दीवान हुआ करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। उसके बाद इनकी कॉलेज की शिक्षा श्यामल दास कॉलेज भावनगर में हुई थी। वकालत इन्होंने इनर टेम्पल कॉलेज लंदन में किया था 1888 से 1891 तक। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, 2 सवाल पूछूं मैं आपसे। गांधी की प्रमुख शिष्या का नाम क्या था? जरा बताइए तो कि गांधी की प्रमुख शिष्या का नाम क्या था। मैं जानना चाहता हूं कि गांधी की प्रमुख शिष्या का नाम क्या था। कितने लोग उत्तर दे पाते हैं? तब तक 2-3 बातें और कर लेते हैं। 1897 में गांधी पहली बार आए, दूसरी बार गांधी 1901 में भारत आए और कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने का तात्पर्य क्या था? कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने का तात्पर्य बस इतना सा था कि गांधी कांग्रेस की कार्यशैली और इनके विचारधारा को समझना चाहते थे। अब सुनिए, तीसरी बार गांधी भारत कब आए? तो आपको ही पता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। और इस दिन हम क्या मनाते हैं? तो इस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। हम क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अच्छा, मेरे को बात पूछें आपसे। बहुत लोग मीराबेन कर रहे हैं। मीराबेन तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल नाम उसका क्या हुआ कर? मीराबेन तो गांधी बुलाते थे, उनका ओरिजिनल नाम था मैडलिन स्लेड। क्या नाम था? मैडलिन स्लेड नाम था, मैडलिन स्लेड। और गांधी उसे प्यार से क्या बुलाते थे? मीराबेन। सभी लोग कमेंट कीजिए तो मैडलिन स्लेड। सभी लोग कमेंट कीजिए तो मैडलिन स्लेड। महात्मा गांधी ने इन्हें नाम दिया था मीराबेन। इनका ओरिजिनल नाम मैडलिन स्लेड हुआ करता था।
ठीक है, गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे जरा बताना तो भाई, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे, जरा बताना कमेंट करके, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई 9 जनवरी 1915 को दिन सा एडुल्वी वाचा। और आपको पता है कि इस दिन हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। फिनिक्स फार्म की स्थापना, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछ रहा है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। मेनका गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, बलराम जाखर ने किया था, श्री चरण सिंह ने किया था, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। आपसे पूछ रहा है कि किसने किया था, आपको यह बताना है कि गांधी ने बहुत सारे आश्रम बनवाए थे। कुल आश्रमों की संख्या कितनी, गांधी के कुल आश्रम की संख्या कितनी, जरा बताना, कुल आश्रम की संख्या कितनी, सभी लोग कमेंट करना। कुल आश्रम यानी कुल फार्म या आश्रम की संख्या कितनी, 6। सभी लोग कमेंट करो एक बार 6। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आपको ही पता है कि महात्मा गांधी ने कुल 6 फार्म हाउस बनाए थे। 6 का नाम लिख दूं क्या, 6 का नाम लिख दूं। पहला, नंबर 1, एक यहां लिखता हूं, 2 यहां लिखता हूं, तीसरा यहां लिखता हूं, चौथा, पांचवा, छठा उधर लिखूंगा। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि गांधी का था फिनिक्स फार्म हुआ करता था। एग्जाम में यहां से 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि यह कहां बनाया गया, तो डरबन में बनाया गया। डरबन कहां है, तो दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा पूछता है कि इसका डेट क्या था बनाने का। दूसरा क्या पूछेगा आपसे कि इसका डेट क्या था बनाने का, तो सभी लोग कहेंगे कि 1904 के अंदर में 2 सितंबर 1904 को। कब हुआ था, 2 सितंबर। सभी लोग डेट याद कीजिए। आजकल ना एग्जाम का टीचर में, टीआरई के अंदर में आजकल फ्लेवर हो गया है कि एग्जाम में डेट पूछता है, तो सभी लोग कमेंट कीजिए 2 सितंबर 1904। ठीक है, दूसरा फिनिक्स फार्म के बाद, अच्छा तो एग्जाम में पूछेगा कि गांधी का प्रथम आश्रम कौन सा, तो प्रथम फार्म पूछ ले, प्रथम आश्रम पूछ ले, तो गांधी का प्रथम आश्रम क्या हो जाएगा, फिनिक्स फार्म हो जाएगा। कहां बना है, तो डरबन में। डरबन है कहां, तो साउथ अफ्रीका में है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गांधी का दूसरा कौन सा, तो टॉलस्टॉय फार्म हुआ करता था। टॉलस्टॉय फार्म कहां पे बना, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में, जोहानसबर्ग के अंदर में, जोहानसबर्ग के अंदर में बना। आपसे पूछेगा कि ईयर क्या था, तो 1910 के अंदर में बना, 30 मई 1910। कौन सा भाई, 30 मई 1910 को बना, 30 मई 1910। सभी लोग कमेंट बॉक्स में डेट को कमेंट करिए, आजकल एग्जाम में डेट पूछा जाता है। तीसरा, जब ये भारत आए दोस्तों, तो भारत में इन्होंने क्या बनवाया, सत्याग्रह आश्रम बनवाया। क्या बनवाया, सत्याग्रह आश्रम बनवाया। और ये सत्याग्रह आश्रम कहां बना, तो अहमदाबाद में बना। कहां बना, तो अहमदाबाद में बना। एग्जाम में पूछेगा कि कब बना, तो 1915 ईयर में बना। डेट पूछ ले तो कहना 25 मई 1915। बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार कोई 20 रुपए का दान किया अभिनव भाई। मैं चाहता हूं कि अभिनव के लिए एक बार दिल दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। अभिनव बहुत बहुत शुक्रिया। ये 20 रुपए की बात नहीं है, ये मोहब्बत दिखाता है कि आप शशि सर से कितना प्रेम करते हैं। ये 20 रुपए आपने दान किया, ये 20 रुपए का वैल्यू ना आपके लिए ना मेरे लिए, बस इतना जानता हूं। अभिनव कुमार जी, लाइव स्ट्रीम के अंदर में आपने सुपर दिया है। अभिनव बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि माता रानी आपको जल्द से जल्द सफलता दे और आप ऊंचाइयों तक पहुंचे, है ना। बस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोग दे सकते हैं, लेकिन इसने पहली बार दिया तो मैंने उसका नाम लिया। 25 मई 1910 मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें। 25 मई 1915, सॉरी 25 मई 1915 को उन्होंने क्या किया, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इसी सत्याग्रह का नाम बदला। एग्जाम में पूछा कि नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदलकर चौथा बना, जिसको आप जानते हैं साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम, तो साबरमती आश्रम। एग्जाम में पूछेगा कि साबरमती आश्रम का पुराना नाम क्या था, तो आप कहना सत्याग्रह आश्रम हुआ करता था। क्या था, सत्याग्रह आश्रम। इसका भी स्थापना कहां हुआ, तो ये भी अहमदाबाद के अंदर में। कहां हुआ भाई, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पूछेगा डेट क्या था, तो कहना हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। 17 जून 1917, जब गांधी चंपारण में थे, उसी टाइम पीरियड में हुआ। ये चौथा। अब पूछेगा पांचवा भाई, अब पूछेगा साथियों पांचवा पूछेगा फिफ्थ। तो फिफ्थ कहना कि अनासक्त योग या अनासक्त आश्रम या गांधी आश्रम। अनासक्त आश्रम या गांधी आश्रम। अनासक्त आश्रम, अनासक्त आश्रम या गांधी आश्रम है। अब आपसे पूछेगा कि ये अनासक्त या गांधी आश्रम कहां पे है, तो ये कौशानी में है। कहां पर है दोस्तों, तो ये कौसानी में है। और कौसानी कहां है, तो कौसानी उत्तराखंड में है, यूके में है। ये कब बना, तो आप भी जानते हैं 15 मार्च 1929 को इसकी स्थापना की महात्मा गांधी ने। और छठा और आखिरी आपसे पूछे तो आप भी जानते हैं सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम आश्रम
ये कहां पर है साथियों? तो आप भी जानते हैं कि ये है वर्धा महाराष्ट्र में। कहां पर है ये? तो ये है वर्धा। और वर्धा कहां है? तो वर्धा है महाराष्ट्र में। एमएच लिख दूं तो इसका मतलब क्या समझोगे? महाराष्ट्र। अब ये कब बना? तो ये बना 30 अप्रैल 1936 को। कब बना? तो 30 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसका डेट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। पहला है 2 सितंबर 1904, दूसरा है 30 मई 1910, तीसरा है 25 मई 1915, चौथा है 17 जून 1917, पांचवा है 15 मार्च। इसमें अलग अलग जगह अलग अलग डेट मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और छठा है 30 अप्रैल 1936 को सेवाग्राम आश्रम, वो वर्धा के अंदर में है साथियों। कहां है? तो वो वर्धा के अंदर में है। अब 2-3 बातें और पूछना चाहता हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं छोड़िए नहीं पूछूंगा क्योंकि आप बता नहीं पाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि शशि सर एकदम टाइट क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए नहीं पूछूंगा। रहने दीजिए, ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक सवाल छोटा सा पूछूं, बिल्कुल छोटा सा। महात्मा गांधी के जीवन पर सबसे, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, टीआरई 1 का क्वेश्चन है, टीआरई 1 का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? यहां पे जगह है, लिख देता हूं। आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्रभाव महात्मा गांधी के जीवन पर किसका था? महात्मा गांधी के जीवन पर, ये टीआरई 1 का क्वेश्चन है, क्लास में भी पढ़ाया है मैंने। बताइए कि सबसे ज्यादा महात्मा गांधी के जीवन पर किसका प्रभाव था? एक मेरे भाई पूछ रहे हैं कि चंपारण का विरोध किसने किया था? चंपारण का विरोध एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ है, यहां लिख भी देता हूं भाई, गुड क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? चंपारण का विरोध एक भाई ने पूछा, कमेंट दिख गया मुझे एक बार में। इसका विरोध किया था एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने। अब मुझे बताइए, जो मैंने सवाल पूछा है कि गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा, अनटू दिस लास्ट, ये है ऑफिसर एकेडमी की पावर, ये मोहब्बत है बच्चों का। हाँ, ऐसे नहीं आता ये मोहब्बत, ये मोहब्बत है साहब, ये मोहब्बत है, ये कोई छीन लेगा क्या? सुनिए, इसका आंसर होगा अनटू दिस लास्ट पुस्तक, और उसके लेखक थे जॉन रस्किन। क्या नाम था? जॉन रस्किन। सभी लोग कमेंट कीजिए, अनटू दिस लास्ट। जॉन रस्किन, इन्हीं की पुस्तक थी। गांधी ने कहा कि अगर ये किताब में नहीं पढ़ता तो आज मैं अच्छा, गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इतना इजी क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा नहीं, मैं आपसे दो चीजें पूछूंगा, मैं दो चीजें पूछूंगा। गांधी की आत्मकथा क्या थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यही गांधी की आत्मकथा थी। अब मुझे एक बात बताना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मैं पूछूंगा कि कब तक की घटना का, कब तक की घटना का जिक्र है? एग्जाम का सवाल है, कब तक की घटना का जिक्र है और कब छपा? अब ये क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि इसको लिखा किसने? महात्मा गांधी ने लिखा। अच्छा, एक और सवाल पूछता है कि किस भाषा में, मूल भाषा क्या था? मूल भाषा क्या था, यह भी आपको बताना है। देखूं जरा कितने लोग बता पाते हैं। 1920, यस यस यस, पहला कमेंट। देवमणि कुमारी जी हैं, देवमणि ने पहला कमेंट दिया है 1920। वेरी गुड देवमणि, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। 1920 तक की घटनाओं का जिक्र है, पहला तो आ गया। दूसरा कब छपा ये बताओ? 1920, यस 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 यस। प्रतिमा सिंह, वेरी गुड, प्रतिमा है नेक्स्ट। कब छपा? 1925 में छपा। मूल भाषा क्या थी अभी ये बता दो। मूल भाषा बहुत सारे लोगों ने बता दिया, एक्चुअली मैं पीछे मुड़ा ना तब तक बहुत सारे लोगों ने बता दिया, लेकिन ढूंढ लेता हूँ। एस नहीं, उससे पहले ये दिया ना, गुजराती, उससे पहले तो ये लिख चुका है गुजराती, बहुत लोग लिख चुके हैं भाई। इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने दे दिया, मैं कमेंट में देख नहीं पाया, बहुत सारे लोगों ने दे दिया। इसका मूल भाषा है गुजराती का, गुजराती। अच्छा, एक बात और बताऊं, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। गांधी ने अपने जीवन में बहुत सारे समाचार पत्रों का संपादन किया। गांधी ने बहुत सारे समाचार पत्र लिखे, तो उसमें से दो चार, बहुत सारे तो नहीं लिखे, 4 लिखे समाचार पत्र। उन चारों का नाम बता दो। गांधी ने 4 समाचार पत्र लिखे, जरा मुझे नाम बता दो समाचार पत्रों के। महात्मा गांधी के समाचार पत्र, चारों एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 1 2 3 4 टीआरई, किसी न किसी टीआरई में आया हुआ है।
महात्मा गांधी के समाचार पत्र जरा बता दो कौन कौन से थे। अच्छा, एक सवाल तो ये भी पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन से समाचार पत्र का संपादन किया था, तो पहले उसी से शुरू कर लेते हैं, और उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन उसका नाम हुआ करता था, इंडियन ओपिनियन। और ये कहां लिखा था महात्मा गांधी ने? तो दक्षिण अफ्रीका में लिखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा गांधी का कौन सा? नवजीवन। सभी लोग कमेंट करेंगे नवजीवन। तीसरा कौन सा? यंग इंडिया। तीसरा कौन सा? यंग इंडिया। और चौथा मैं चाहता हूं कि आप बता दो, ऐसे आप बता दो कि मैंने क्लास में पढ़ाया है, 1923-34 श्रीपद दंगे। वेरी गुड, करेक्ट। गांधी बनाम लेकिन नहीं है विजय शर्मा जी, लेनिन है वो, श्रीपद दंगे। हरिजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, हरिजन। अच्छा, एक और सवाल पूछ लूं, जब इतना आपने बता दिया है तो एक और सवाल पूछूं। गांधी की 4 पुस्तक का नाम बता दो। पुस्तक का नाम बता दो, मतलब गांधी ने तो अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकों को लिखा, लेकिन उनके कुछ प्रमुख पुस्तकों का नाम बता दो आप। कुछ प्रमुख पुस्तकों का नाम बता दो। प्रमुख पुस्तक, प्रमुख पुस्तक का नाम बता दो। 3-4 ही बता दो, ज्यादा नहीं। चलो 1-2 मैं ही लिख देता हूं। पहला तो गांधी का ये हो गया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो 1 नंबर तो पुस्तक यही हो गया भाई। अब 2 नंबर से बता दो, 2 नंबर से बता दो। एक पुस्तक जो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लिखी, एग्जाम में पूछता है, उसका नाम क्या है? हिंद स्वराज। गांधी ने विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? सुनो विद्यार्थियों, सुनो विद्यार्थियों। एक और पुस्तक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, अनासक्त योग। एक और पुस्तक, इंडिया, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, किसने लिखा? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। और एक अंतिम बता दो, 6 पर नहीं 7 पर छोड़ूंगा, अंतिम, सप्त महाव्रत। वेरी गुड, बहुत सारे लोग उत्तर दे रहे हैं, सप्त महाव्रत। तो इस प्रश्न का ये सारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आपको बताओ ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा ना, तो रात में आधे 1 घंटे के बाद आना। आज मैं ना कमेंट्स पढ़ूंगा 1:30। आज आप ये वीडियो जब खत्म हो जाए, क्लास जब मेरी खत्म हो जाए, तो मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप आना, आधा घंटा के 1 घंटा के बाद आना, या 2 घंटे के बाद आना। या छोड़ो, सुबह का एक काम देता हूं, कल सुबह के लिए एक काम दूं, आज रात में हम भी सोएंगे आराम से, कल सुबह के लिए काम देता हूं, कल सुबह इस वीडियो पे आना आप सभी लोग, और आके ये मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपके संदेश जरूर पढ़ूंगा, और जो संदेश मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको कल की क्लास में नाम लेके पढ़ूंगा। आप जरूर आज नहीं लिखना, अभी लिखोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो लाइव कमेंट तो मैं पढ़ नहीं पाता हूं, इतनी तेजी से ये कमेंट जा रहा है ऊपर। लेकिन जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कमेंट करते हो ना, तो 1-2 घंटे के बाद या कल सुबह करोगे तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, बढ़े आगे। शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ? शुड वी मूव फॉरवर्ड? मेरे सपनों का भारत इन्हीं का है भाई, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स को ही हिंदी में कहते हैं मेरे सपनों का भारत। और क्या, बढ़े आगे, बताइए नेक्स्ट। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है, टीआरटी का 1 to 5 का एक नया बैच, विजयी बैच लॉन्च कर दिया गया है। विजयी बैच क्या किया गया है? लॉन्च कर दिया गया है। ये नया बैच है, जो भी लोग टीआरई 4 देना चाहते हैं इस नए बैच में जुड़ सकते हैं। 999 रुपए का फीस है, इसके साथ 2 बैचेस फ्री दिए जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी का सवाल है। क्लास 12 की एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे, वहां पे इसको डिटेल में दिया गया है। क्लास 12 की एनसीईआरटी का सवाल है। क्या सवाल है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया? क्या बंबई में दिया, लखनऊ में दिया, चंपारण में दिया, वाराणसी में दिया? उपरोक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। बताइए क्या होगा? अररिया सभा है। सर आप हिस्ट्री किंग नहीं है। देखिए शादिया खातून जी, मैं किंग विंग नहीं हूं, अपने से उपाधि लेने का हमको आदत नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं एक इतिहास का एक नन्हा सा, छोटा सा, इतनी चुकी माइक्रोस्कोप से देखने वाला छात्र हूं। इतिहास में हमको बस इतना सा ज्ञान है, इतनी सा ज्ञान। अगर इतिहास पूरा दुनिया है तो हम उस दुनिया में
0.0000001% हमको इतिहास आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। हम अपने आप को राजा कहें, इससे बड़ा मूर्ख क्या हो सकता है भाई? इतना भी नहीं होना चाहिए। अपने उपाधि ले लें वो अलग बात है, अपने उपाधि थोड़ी लिया, उपाधि दिया जाता है। और हमसे बड़ा बड़ा इतिहासकार पैदा हुआ भारत में, दुनिया में, तो वो लोग क्या है फिर? वो लोग किंग के जगह और क्या हो सकता है? तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं। गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? सवाल बहुत छोटा सा है, और सवाल यह है कि गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया, बताइए। बहुत सारे लोगों के उत्तर गलत आ रहे हैं इसमें, बहुत सारे लोगों के उत्तर गलत आ रहे हैं। सुनिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लखनऊ में। जिन्होंने मुझसे क्लास में पढ़ा है वो उत्तर दे पाएंगे। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपकी क्लास में, पेड बैचेस में, ऑफलाइन में भी, कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे तो उनके मित्र होंगे जिनका नाम होगा मदन मोहन मालवीय। क्या नाम होगा? मदन मोहन मालवीय। और इसी मदन मोहन मालवीय ने 4 फरवरी, सभी लोग डेट कमेंट कीजिए, एग्जाम में ये डेट आता है, सभी लोग डेट कमेंट कीजिए, एग्जाम में ये डेट आता है। रिकॉर्डेड देख रहे हैं या बाद में लाइव? अभी लाइव देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड भी अगर देख रहे हैं तो इस डेट को कमेंट कीजिए, है ना। 4 फरवरी 1916 को क्या हुआ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन था। हालांकि ये पहले तो कॉलेज ही था ना, बनारस हिंदू कॉलेज का उद्घाटन था। अब जब उद्घाटन की बात आई, तो इस उद्घाटन करने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया। तो एग्जाम में पूछता है कि बीएचयू का उद्घाटन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने पूछा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 12 वाली, तो वहां एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और पूरे एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी में क्या लिखा है, उसमें यह बताया गया है कि महात्मा गांधी को क्यों बुलाया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि महात्मा गांधी 1893 से लेकर के 1915 तक भारत में तो थे ही नहीं। ये कहां थे? ये दक्षिण अफ्रीका में थे। अब भारत आइबे किए हैं 1915 में, और 1916 में इतना बड़ा कॉलेज का उद्घाटन का फीता काटने के लिए बुलाया जा रहा है। भाई क्या कर दिया गांधी जी ने? लोग चिंतित थे कि गांधी जी को क्यों बुलाया गया। तब एनसीईआरटी क्लास 12 ने जवाब दिया, और एनसीईआरटी क्लास 12 में क्या बोला? एनसीईआरटी क्लास 12 में बोला कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के कामों को देखते हुए इनको निमंत्रण दिया गया। यही बोला था एनसीईआरटी। आप पढ़ेंगे, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 12 वाली, तो उसमें लिखा है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कार्यों को, दक्षिण अफ्रीका के कार्यों को देखते हुए उन्हें निमंत्रण दिया गया था, देखते हुए उन्हें बुलाया गया था। एक और सवाल पूछता है कि गांधी जब यहां बैठे, तो मेरी एक वीडियो है एनसीईआरटी स्कैनर की, उसमें मिलेगी। गांधी जब यहां पहुंचे तो गांधी ने संबोधन किया, और संबोधन में किया कि इस पूरी भीड़ के अंदर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में कहा कि अगर इस भीड़ के अंदर में जो मजदूर जिन्होंने इसकी ईंटें जोड़ी हैं, जिस बीएचयू की ईंट जोड़ने वाले अगर मजदूर यहां बैठे होते, तब जाकर इस बराबरी में अगर मजदूर को बिठाया गया होता, तब जाकर भारत को असल में स्वराज की प्राप्ति होती। तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत स्वराज प्राप्त करना चाहता है तो इसके किसान और मजदूर वर्ग को इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। ये बात वहां पर कही गई थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? यस और नॉट बताइए। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अलका मधु कह रही है कि टुडे इज माय बर्थडे। अलका खूब आशीर्वाद, जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो आपको, लख लख बधाई हो। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं, खूब आगे बढ़ें, है ना। अच्छा, एक सवाल पूछूं, बताएंगे? उत्तर देंगे? आंसर तो मैं ही बता दूंगा, लुई फिशर, लेकिन वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कहोगे तो पूछूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। एक सवाल पूछना है मुझे, गारंटी के साथ कहते। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है कि किसने कहा था, ऐसे कहोगे तब पूछूंगा, उंगली दर्द हो गया। किसने कहा था कि जब तक तीसरी शक्ति का मतलब क्या? ब्रिटेन। किसने कहा था कि जब तक तीसरी शक्ति आप किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं, ब्रिटेन को ही कहते हैं ना। तीसरी शक्ति यहां पर है, सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। जब तक तीसरी शक्ति यहां पर है,
सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। बता दीजिए कि यह कथन किसका है। सबका कमेंट आने लगा महात्मा गांधी, क्योंकि आज तो गांधी युग पढ़ा रहा हूं। अच्छा चलो एक और सवाल पूछता हूं कि महात्मा गांधी ने ये बात किसको कही थी, ये बताओ जरा देखूं। महात्मा गांधी ने ये नहीं बता पाओगे आप। महात्मा गांधी ने ये बात किसको कही थी। महात्मा गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था। ये कथन तो है किसका, तो ये कथन है महात्मा गांधी का। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है जी। ये कथन किसका है, तो ये महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने ये बात किसको कही थी, तो एक पत्रकार थे, याद है। अब तो सब याद आ जाएगा तुम्हें, अब तुरंत कमेंट कर दोगे। लुई फीसर। अच्छा ये भी बता दो कि लुई फीसर महात्मा गांधी के साथ किस आंदोलन में बने हुए थे। लुई फीसर महात्मा गांधी के साथ किस आंदोलन में बने हुए थे, ये भी कमेंट करके बता दो। बताओ। कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में ये महात्मा गांधी के साथ था। दो ऑप्शन देता हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन या वेब मिलर एक और हुआ करते थे, भारत छोड़ो आंदोलन। पता था हमको, वेरी गुड, पता था तो बहुत बढ़िया। बताइए कौन सा आंदोलन, ये बताइए। अच्छा एक और स्टेटमेंट पूछूं, ये आप बता दोगे ऐसे। ये टीआरई 2 का क्वेश्चन है, एक पूछूं टीआरई 2 का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है टीआरई 2 का, पूछूं। बहुत आसान सवाल है, आप बता दोगे, मैं जानता हूं आप बता दोगे। राजा जनता के लिए बने हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं कि ये कथन किसका है। राजा, इतना ही से बता दो, आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़े। राजा जनता के लिए बने हैं। और अगला एक और लाइन है जो इसी का ऑल्टरनेट है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। इसी का उल्टा है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ये कथन किसका है बता दो। बता दोगे ऐसे, मुझे पता है ये टीआरई 2 का क्वेश्चन भी है। सविनय अवज्ञा तो पुराना हो गया। दादा भाई नौरोजी आ गया। सोना प्रिया, सोना प्रिया पहला उत्तर है। एक मिनट, कितने गई देखें अभी हम। सोना प्रिया, यस, दादा भाई नौरोजी, वेरी गुड, करेक्ट स्टेटमेंट है। दादा भाई नौरोजी ने यह बयान दिया था, ध्यान रखिएगा। यह बयान किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं, फिर कल आगे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर में। इस क्लास में आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिसर्स एकेडमी का हमेशा से ये प्रयास होता है कि हम आपको तैयार करें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए और खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। इस क्लास में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप हमारे पेड बैचेस की जानकारी हमारे अन्य वीडियोज़ में भी ले सकते हैं। और हाँ, कल सुबह 5 बजे जरूर जुड़े। कल 5 बजे सुबह में बहुत बड़ा धमाका है। क्लास 5 बजे सुबह की कल जरूर देखें। तब तक के लिए आप इसका बहुत बहुत लाभ उठाएं ऑफिसर्स एकेडमी का।